आज की वीडियो में हम सैम्पलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। सैम्पलिंग की दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, एक को कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरे को कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की भी फर्दर 4 टाइप्स होती हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की भी फर्दर 4 टाइप्स होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स को डिटेल के साथ विद एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स को स्टडी करने से पहले हम सैम्पलिंग का एक बैकग्राउंड स्टडी करते हैं। जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो वो अपनी डिज़ायर्ड पॉपुलेशन के अंदर से एक सैम्पल को सिलेक्ट करता है, उसी सैम्पल से वो डेटा कलेक्ट करता है और डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए वो उस डेटा को एनालाइज करता है और रिजल्ट्स को कंक्लूड करता है और फिर जो सैम्पल के रिजल्ट्स आते हैं उनको इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज करता है। तो पॉपुलेशन के अंदर से सैम्पल को सिलेक्ट करना, इसकी जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं या जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसे कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स या मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। रिसर्च के वैलिड होने के लिए ज़रूरी है कि जो आपका सैम्पल हो वो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, मतलब आपके जो सैम्पलिंग है उसके अंदर कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सैम्पलिंग के अंदर एरर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी बेस पे जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो भी जनरलाइज नहीं कर सकते आप इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि अगर आपका सैम्पल ही ठीक नहीं है तो डेफिनेटली उसकी बेस पे जो आप रिजल्ट्स कंक्लूड करेंगे वो रिजल्ट्स भी ठीक नहीं होंगे। जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करना चाह रहा होता है तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि वो इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी करे, क्योंकि अगर आप इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे ना तो आपको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा कॉस्ट आएगी और फिर इतने सारे डेटा को हैंडल करना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और इतने सारे डेटा को एनालाइज करना, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमेशा सैंपल लिया जाता है और सैंपल के ऊपर ही रिसर्च की जाती है। कि फॉर एग्जांपल एक शेफ़ जब खाना बनाता है तो वह सारा खाना जो होता है ना उसको खा के टेस्ट नहीं करता कि खाना ठीक बना है या नहीं बना। वो क्या करता है कि खाने के अंदर से एक स्मॉल पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करता है, एक सैंपल लेता है, उसी को टेस्ट करता है, वहाँ से वो कंक्लूड करता है कि इसकी रेसिपी ठीक है या नहीं है। अब हम सैम्पलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। सैम्पलिंग की दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, एक को कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरे को कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है कि एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर रिसर्च। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी जो इंटायर पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं हर एक का इक्वल चांस है कि वो सैंपल में सिलेक्ट हो जाए। मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन के अंदर, जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं पॉपुलेशन के अंदर, सबका इक्वल चांस है कि वो सैंपल में सिलेक्ट हो जाए या रिसर्च के लिए सिलेक्ट हो जाए। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नॉट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर रिसर्च। कि यहाँ पे रिसर्चर एक क्राइटेरिया डिफाइन करता है और जो रिस्पोंडेंट्स उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं उन्हीं को रिसर्च के लिए सिलेक्ट किया जाता है, उन्हीं को सैंपल में सिलेक्ट किया जाता है और जो इंडिविजुअल या जो रिस्पोंडेंट्स उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते उनको रिसर्च के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाता। मतलब यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं ना सबका इक्वल चांस नहीं होता कि वो रिसर्च के लिए सिलेक्ट हो जाएं। अब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड वन इज़ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, थर्ड वन इज़ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, फोर्थ वन इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की भी 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सेकंड वन इज़ जजमेंट सैम्पलिंग, थर्ड वन इज़ कोटा सैम्पलिंग एंड फोर्थ वन इज़ स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कैसे काम करती है कि सबसे पहले आप अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। सपोज आपकी जो पॉपुलेशन है वो है 1000 और फिर आप सैंपल साइज़ को सिलेक्ट करते हैं। सपोज आपका सैंपल साइज़ है 100। तो अब आपने क्या करना है कि आपकी पॉपुलेशन है 1000 और इसके अंदर से आपने 100 रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करना है और अब जो आप रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट करेंगे ना वो प्योरली रैंडम बेसिस पे होगा। मतलब आपकी पॉपुलेशन है 1000, उसके अंदर से आपने 100 रिस्पोंडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट करना है और हर इंडिविजुअल का इक्वल चांस है कि वो आपके सैंपल में सिलेक्ट हो जाए।
फॉर एग्जाम्पल ये आपकी पॉपुलेशन थी और ये 1000 पीपल थे, इसके अंदर से आपने 100 रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो आपने रैंडमली सिलेक्ट किया, इस इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और इस तरह आपने एक एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हुए आपने अपने रिक्वायर्ड सैंपल साइज तक इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर लिया। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर से आप रिस्पोंडेंट्स को प्योरली रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, और हर एक का इक्वल चांस होता है कि वो रिसर्च के लिए सिलेक्ट हो जाए या वो सैंपल में सिलेक्ट हो जाए। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल है पिकिंग चिट्स फ्रॉम बाउल, कि जब एक बाउल के अंदर आप बहुत सारे चिट्स रख देते हैं ना, तो उसके अंदर से आप रैंडमली डिफरेंट चिट्स को पिक करते हैं। तो ये भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आता है। इस तरह लॉटरी सिस्टम है, ये भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आता है। या रैंडम नंबर जनरेटर है जो कि रैंडमली डिफरेंट नंबर्स को जनरेट करता है, ये भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आता है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि आप अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, उसके अंदर से जो आपका सैंपल साइज है उसके लिए आप रिस्पोंडेंट्स को प्योरली रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, और हर एक का इक्वल चांस होता है कि वो रिसर्च के लिए या सैंपल के लिए सिलेक्ट हो जाए। अब सेकंड टाइप को स्टडी करते हैं, वो है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कैसे काम करती है कि इसके अंदर आप अपनी इंटायर पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो ग्रुप्स फॉर्म करते हैं ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स बनाते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स का क्या मतलब होता है कि एक ग्रुप के जो मेंबर होंगे ना वो दूसरे ग्रुप के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब क्या होगा कि जो इंडिविजुअल्स एक ग्रुप का मेंबर होगा वो किसी दूसरे ग्रुप का मेंबर नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी इंटायर पॉपुलेशन थी, इंटायर पॉपुलेशन को आपने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और ग्रुप्स हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब आपके डिफरेंट ग्रुप्स बन गए, अब आप हर एक ग्रुप के अंदर से रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे प्योरली रैंडम बेसिस, और हर एक इंडिविजुअल का इक्वल चांस होता है कि वो रिसर्च के लिए सिलेक्ट हो जाए। तो ये होगी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपनी इंटायर पॉपुलेशन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। आपकी ग्रुपिंग एज की बेस पे भी हो सकती है, जेंडर की बेस पे भी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की बेस पे भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं। तो आप रिसर्च के अंदर क्या करेंगे कि पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, और हर एक ग्रुप के अंदर से फिर आप रिस्पोंडेंट्स को प्योरली रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, और हर एक का इक्वल चांस होगा कि वो रिसर्च के लिए सिलेक्ट हो जाए। तो ये जो सैम्पलिंग होती है ना, इसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जैसे कि इसके नाम से ऑब्वियस है, यहाँ पे एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपकी जो इंटायर पॉपुलेशन होती है ना, आप उसको इस तरह अरेंज करते हैं कि या तो आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिसर्चर जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट होता है ना उसको रैंडमली पिक करता है अपनी इंटायर पॉपुलेशन से, लेकिन जो सेकंड रिस्पोंडेंट होगा या जो थर्ड रिस्पोंडेंट होगा उसको एक सिस्टमैटिक वे से सिलेक्ट किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा कि सबसे पहले आप सैम्पलिंग इंटरवल को कैलकुलेट करेंगे। सैम्पलिंग इंटरवल कैसे कैलकुलेट होता है कि टोटल पॉपुलेशन को सैंपल साइज के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से आपके पास सैम्पलिंग इंटरवल आ जाता है। सपोज आपके पास जो टोटल पॉपुलेशन थी वो है 1000 और आपका सैंपल साइज है 100, तो आपका जो सैम्पलिंग इंटरवल बनेगा वो बनेगा 10। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट था उसको आपने रैंडमली पिक करना है। सपोज रिसर्चर ने पिक किया नंबर 7 को, ठीक है। नंबर 7 पे जो रिस्पोंडेंट था उसको उसने पहले पिक किया। अब जो नेक्स्ट रिस्पोंडेंट होगा ना वो कैसे बनेगा कि 7 ये आपने फर्स्ट पिक किया और इसके अंदर फिर आपने सैम्पलिंग इंटरवल को ऐड किया, तो ये बन गया 17। अब जो 17 नंबर पे रिस्पोंडेंट होगा ना आप उसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये एक सिस्टमैटिक वे बन गया। इसी तरह जब आपके पास सेकंड रिस्पोंडेंट 17 नंबर पे है ना, तो थर्ड रिस्पोंडेंट के लिए आप क्या करेंगे कि आप 17 के अंदर सैम्पलिंग इंटरवल को ऐड करेंगे, तो ये बन गया 27। तो जो 27 नंबर पे रिस्पोंडेंट होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह फिर 27 में आप 10 को ऐड करेंगे, 37 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे आप इन्हें एक सिस्टमैटिक अप्रोच को यूज़ करते हुए रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट किया, तो ये बन गई सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब हम इसकी फोर्थ टाइप को स्टडी करते हैं, वो है क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग। क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग उस जगह यूज़ की जाती है जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और पॉपुलेशन जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हो, वहाँ पे इस सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता है। होल पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स विच इज़ कॉल्ड क्लस्टर्स। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो आपकी इंटायर पॉपुलेशन होती है ना उसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिसको कहते हैं क्लस्टर्स। और जो क्लस्टर्स होते हैं ना वो एरिया की बेस पर बनाए जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल आप किसी एक प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस
चेक करना चाह रहे हैं कंट्री लेवल पे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसे है कंट्री लेवल पे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो एंटायर कंट्री होगा आप उसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। वो ग्रुप्स इस तरह से बन सकते हैं सिटीज़ की बेस पे, टाउन्स की बेस पे या मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ की बेस पे। तो ये डिफरेंट क्लस्टर्स बन गए कि आपने एंटायर पॉपुलेशन को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और इन ग्रुप्स को कहते हैं क्लस्टर्स। ये टेक्निक वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और पॉपुलेशन जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होती है। प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने स्टडी किया था ना स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर भी क्या करते हैं कि हम ग्रुप्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप्स बनाते हैं ना वो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एज की बेस पे बनाते हैं या जेंडर की बेस पे बनाते हैं या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बेस पे बनाते हैं या मैरिटल स्टेटस की बेस पे बनाते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी रिसर्च किस तरह की है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे ग्रुपिंग करते हैं, जबकि जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है ना यहाँ पे जो हम ग्रुपिंग करते हैं ना वो एरिया की बेस पे करते हैं। अब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को स्टडी करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की फर्स्ट टाइप है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग को ग्रैब सैम्पलिंग भी कहते हैं, अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग जैसे कि इसके नाम से ऑब्वियस है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर क्या करता है रिसर्चर के जो रिस्पॉन्डेंट्स उसको कन्वीनियंटली अवेलेबल हैं, जो रिस्पॉन्डेंट्स उसके पास इजीली अवेलेबल हैं वो उन्हीं से रिक्वायर्ड डेटा को कलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल आप किसी एक पर्टिकुलर सिटी के लिए रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आपके रिस्पॉन्डेंट्स जो है ना वो काफ़ी दूर दूर हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर कि जो रिस्पॉन्डेंट्स आपके बिल्कुल करीब हैं रिसर्चर उन्हीं से डेटा कलेक्ट कर लेता है। तो इसको कहते हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग। इट इज़ लो कॉस्ट एंड फास्ट सैम्पलिंग टेक्निक। इसके अंदर कॉस्ट बहुत कम आती है और टाइम भी बहुत कम लगता है। वो कैसे कम लगता है कि अब रिसर्चर के जो रिस्पॉन्डेंट्स करीब हैं वो उन्हीं से डेटा कलेक्ट करता है, तो इस पर आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, रिसर्चर को ट्रैवलिंग भी नहीं करना पड़ेगी और बहुत कम टाइम के अंदर वो रिक्वायर्ड डेटा को कलेक्ट कर लेगा। अब हम नेक्स्ट टाइप को स्टडी करते हैं, वो है जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की सेकंड टाइप है। इसे अथॉरिटेटिव सैम्पलिंग, सिलेक्टिव सैम्पलिंग या सब्जेक्टिव सैम्पलिंग का भी नाम देते हैं। अब ये टेक्निक कैसे काम करती है कि इट इज़ अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच रिसर्चर सेलेक्ट्स द रिस्पॉन्डेंट्स बेस्ड ऑन हिज नॉलेज एंड जजमेंट। अब यहाँ पे क्या करता है कि रिसर्चर अपने जहन के अंदर अपने माइंड में एक क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि उसे किस तरह के रिस्पॉन्डेंट से डेटा कलेक्ट करना है। वो उन्हीं रिस्पॉन्डेंट से डेटा को कलेक्ट करता है जो कि उसके क्राइटेरिया को मीट करते हैं। मतलब उसने अपने माइंड में एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया कि उसे फ़लाँ एज ग्रुप के लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, लोगों की फ़लाँ क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो फ़लाँ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को यूज़ करते हों, फ़लाँ सिटी में रहते हों, फ़लाँ स्टेट के अंदर रहते हों, फ़लाँ उनका जो है वो रिलीजन हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिसर्चर ने अपने माइंड के अंदर एक जजमेंट डेवलप कर ली, एक क्राइटेरिया बना लिया, उसी की बेस पे वो रिस्पॉन्डेंट्स को सिलेक्ट करता है। तो बेसिकली ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग की एक्सटेंशन है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि आप अपने करीब के लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप करीब के लोगों से तो डेटा कलेक्ट करते हैं लेकिन एक क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, जो रिस्पॉन्डेंट्स उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से डेटा कलेक्ट किया जाता है। इट इज़ ईजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव सैम्पलिंग टेक्निक। ये बहुत ईजी होता है और कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि रिसर्चर को पता है कि उसे किस तरह का डेटा चाहिए, वो उन्हीं लोगों को अप्रोच करता है और इन्हीं से डेटा कलेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे सैम्पलिंग बाइस का चांस होता है कि रिसर्चर की जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो किससे डेटा कलेक्ट करना चाहता है। हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हो लेकिन रिसर्चर उससे डेटा कलेक्ट ना करे, क्योंकि ये सैम्पलिंग प्योरली बेस करती है रिसर्चर की जजमेंट के ऊपर। इसलिए यहाँ पे चांस होता है कि सैम्पलिंग बायस हो जाए या कुछ सैम्पलिंग एरर आ जाए। जो नेक्स्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक है वो है कोटा सैम्पलिंग। अब कोटा सैम्पलिंग के अंदर क्या करते हैं कि आप पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और फिर हर ग्रुप के अंदर से आप एक कोटा सेलेक्ट करते हैं कि हर ग्रुप के अंदर से आपको कितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स चाहिए। इसे कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। फिर से बताता हूं कि आप इंटायर पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और हर ग्रुप से आप एक कोटा फिक्स कर देते हैं, एक परसेंटेज फिक्स कर देते हैं कि इस ग्रुप से हम इतने परसेंट रिस्पॉन्डेंट्स को लेंगे, इस ग्रुप से हम इतने परसेंट रिस्पॉन्डेंट्स को लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप्स बना दिए, मेल्स के, फीमेल्स के, एम्प्लॉयड के, अनएम्प्लॉयड पीपल्स के, एज ग्रुप्स के, लोकेशन के, आपने डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए। अब आपने कोटा असाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको रिसर्च के लिए 45% मेल्स चाहिए, 55% आपको फीमेल्स चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो मेल्स का ग्रुप होगा वहाँ पे आप 45% मेल्स को सिलेक्ट करेंगे
और इसी तरह जो फीमेल का ग्रुप बनेगा वहाँ से आप 55% रिस्पॉन्डेंट्स को लेंगे। इसी तरह जब आप एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का ग्रुप बनाएंगे तो हो सकता है आपको 10% एम्प्लॉयड चाहिए, 90% आपको अनएम्प्लॉयड लोग चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि हर ग्रुप के अगेंस्ट आप एक परसेंटेज को डिफाइन कर देते हैं, उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्डेंट्स को लेते हैं। वंस द कोटा इज असाइंड टू ईच ग्रुप देन सैंपल इज सिलेक्टेड ऑन कन्वीनियंस और पर्सनल जजमेंट। जब रिसर्चर कोटा डिफाइन कर देता है किसी एक ग्रुप के लिए, तो अब उस ग्रुप से जो रिस्पॉन्डेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है ना, वो या तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग की बेस पे किया जाता है कि रिसर्चर के जो करीब होंगे, जो इजीली एक्सेसिबल रिस्पॉन्डेंट्स होंगे, या तो उनको सिलेक्ट किया जाता है, या जो रिसर्चर की पर्सनल जजमेंट होगी ना, उसी को यूज़ करके रिस्पॉन्डेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब कोटा सैम्पलिंग में आप पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, हर ग्रुप के साथ आप डिफरेंट परसेंटेज को एलोकेट करेंगे और फिर उस ग्रुप के अंदर से आप कन्वीनियंस या जजमेंट सैम्पलिंग की बेस पे रिस्पॉन्डेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। जो लास्ट टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग जैसे कि ये अपने नाम से ऑब्वियस है कि स्नोबॉल जैसे बर्फ़ का गोला, अगर आप बर्फ़ के गोले को ग्लेशियर से फेंके नीचे, तो जैसे जैसे वो रोल होता जाता है ना, वैसे वैसे वो बड़े से बड़ा होता जाता है। मतलब इनिशियली वो छोटा होता है, जैसे जैसे वो रोल होता है या जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो बड़े से बड़ा होता जाता है। अब ये टेक्निक भी इसी तरह काम करती है कि इस टेक्निक के अंदर रिसर्चर क्या होता है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट को सिलेक्ट करता है, उस रिस्पॉन्डेंट से डेटा को कलेक्ट करता है, फिर वो उस रिस्पॉन्डेंट से पूछता है कि मुझे इसी तरह का डेटा और किन इंडिविजुअल से मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक रिस्पॉन्डेंट को उसने आइडेंटिफाई किया, फिर जो नेक्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स होंगे ना, वो उसको फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट रेफ़र करेगा कि आपको जो रेलिवेंट डेटा है ना, वो फलां इंडिविजुअल से मिलेगा। वो रिसर्चर फिर उस इंडिविजुअल के पास जाता है, उससे डेटा कलेक्ट करता है, फिर उससे नेक्स्ट लोगों के बारे में पूछता है कि अब मुझे किसके पास जाना चाहिए इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो ये बेसिकली एक रेफरल सिस्टम होता है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट किसी सेकंड की तरफ रेफ़र करता है, सेकंड किसी थर्ड फोर्थ की तरफ रेफ़र करता है, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि रिक्वायर्ड सैंपल साइज़ अचीव नहीं हो जाता है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग को रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं, चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं, नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहते हैं, और फ्रेंड टू फ्रेंड सैम्पलिंग भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे एक रेफरल सिस्टम चलता है, एक रिस्पॉन्डेंट के पास गया रिसर्चर, उसने उससे डेटा कलेक्ट किया, उसने किसी दूसरे की तरफ रेफ़र किया, फिर उससे डेटा कलेक्ट किया, फिर किसी तीसरे की तरफ चला गया, फिर उससे डेटा कलेक्ट किया, यहाँ से चलते चलते उसका सैम्पल साइज़ कंप्लीट हो जाता है।